जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एट्रोसिटी बयान पर यू टर्न। मुंबई में पत्र परिषद लेकर कहा कि एट्रोसिटी का दुरुपयोग ना हो, बस ये कहना था। नई दिल्ली में पूर्व सांसद पप्पू यादव का अनोखा समाज कार्य, सैकड़ों लोगों को मिल रहा है लाभ। और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर निशाना। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एट्रोसिटी एक्ट पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके चलते शरद पवार ने मुंबई में एक पत्र परिषद के जरिए कहा कि एट्रोसिटी बंद की जाए। ऐसा उन्होंने कतई नहीं कहा, बल्कि एट्रोसिटी के कारण दुरुपयोग जो बढ़ रहा है, इस पर उन्होंने चिंता जताई। जहाँ एट्रोसिटी का दुरुपयोग न हो, ये पवार का कहना था, ऐसा शरद पवार ने बताया। कुठल्याही कायद्याचा गैरवापर कोणी करू नये आणि होत असेल तर शासकीय यंत्रणेने त्याचा विचार करावा, पण ॲट्रॉसिटीचा बदल करा अजिबात नाही। ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याला मी जेव्हा उस्मानाबादला दलित मुलीच्यावर अत्याचार झाला त्यावेळी त्या ठिकाणी गेलो होतो, माझ्यावर आणखीनही काही सहकारी होते। तिथं हा कायद्याला विरोध करणारी काही मतं मांडली काही लोकांनी। पत्रकार परिषदेमध्ये मी स्वच्छ सांगितलं की हे अशी चर्चा या ठिकाणी घेता येतं, हा पार्लमेंटचा कायदा आहे, हा एक दिलेला अधिकार आहे आणि त्यासंबंधी अशा पद्धतीने बदल करण्याची चर्चा होऊ शकत नाही। मी काही महाराष्ट्रातल्या काही तालुक्याची माहिती घेतोय आणि घेतली थोडीशी। त्याच्यामध्ये असं दिसतं की ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर हे दलितांनी केलाच नाही। दोन सवर्णांनी आपल्या भांडणामध्ये दलित मुलाचा वापर करून त्याच्या माध्यमातून तक्रारी त्या ठिकाणी केलेल्या आहेत आणि आपला एकमेकाचा डिस्प्यूट सेटल करण्यासाठी या कायद्याचा गैरप्रकारे आदर घेतात, अशा प्रकारचं चित्र आहे। आता काही ठिकाणच्या केसेस अशा आहेत की अगदी मला सातारा जिल्ह्यातल्या एका तालुक्याच्या केसेस मी गोळा करतो। आता माझ्याकडे 124 लोकांची माहिती 4 वर्षाची आली की त्या ठिकाणच्या त्या केसेसमध्ये तिथलं स्थानिक जे नेतृत्व आहे राजकीय, त्यांच्यातल्या संघर्षामध्ये एकमेकाच्या विरुद्ध या कायद्याचा गैरवापर केलेला अशी तक्रार माझ्याकडे आली आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव करना चाहिए, ऐसा वक्तव्य किया, जिस पर नांदेड़ में सुखदेव चिखलीकर इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में पवार की बात का निषेध किया गया। बैठक में प्रतिमा जोंधळे, कनिष्क सोनसळे और युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांच्या कालच्या वक्तव्याबद्दल मी तीव्र निषेध व्यक्त करतो। शरद पवार हे जाती द्वेष करण्यामध्ये समाजामध्ये हे नंबर 1 चे नेते आहेत। त्यांनी नामांतराच्या काळातसुद्धा असाच जातीवाद निर्माण केला होता आणि त्यांची परभणी येथील सभा नांदेडमधल्याच प्रांतर मुदूम लावून त्यांना हाकलून दिले होते आणि मी नांदेडमधलेच प्रांतर सवयीवा त्यांना मी दाखवून त्यांची जागा दाखवून देऊ आणि ह्याबद्दल सर्व आंबेडकरी अनुयायी व सर्व युवकांनी तीव्र निषेध करायला पाहिजे अशी अपेक्षा करतो। देश में दलितों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, उसमें एनसीपी के नेता शरद पवार ने एनसीपी को एट्रॉसिटी एक्ट को शिथिल करने की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की है, वो निंदनीय है। उसकी सबसे पहले मैं भारी बहुजन महासंघ की तरफ से उसकी निंदा व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में एट्रॉसिटी एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी करने की बजाय उसे ढीला या फिर उसे कमकुवत करने की जो प्रक्रिया ये आरएसएस वालों के साथ मिलकर एनसीपी के नेता शरद पवार कर रहे हैं, ये बात निंदनीय है। अम्बेडकरवादियों को मेरा ये सुझाव है, मेरी ये उनसे अपेक्षा है कि इस बात को ज़्यादा अहमियत देते हुए एनसीपी के नेता जो शरद पवार है, उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा निषेध व्यक्त करें।
दिल्ली में मरीजों की हालत खस्ता हाल है। दिल्ली के आसपास से आए मरीजों को इलाज के नाम पर सड़कों पर रहना पड़ता है। ऐसे में एक सांसद ने दरियादिली दिखाते हुए 400 मरीजों को अपने घर में रखा। दिल्ली शहर जो राजधानी तो है, लेकिन यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। ये लोग अपनों के लिए सड़कों पर समय बिताने को मजबूर है। गरीब लोगों को ना अस्पताल शासन अपनाता है और ना सरकारी सुविधा दी जाती है। ऐसे में मानवता की एक मिसाल बनकर एक सांसद सामने आए हैं, जिन्होंने न सिर्फ इन गरीबों को रहने के लिए जगह दी है, बल्कि 3 वक्त का खाना भी दिया जाता है। जी हाँ, ये कोई अस्पताल का कमरा नहीं है, ये घर है पप्पू यादव का, जहाँ 10, 20 या 50 नहीं बल्कि 400 लोगों को अपने घर में रखा है। हर कमरे में मरीज है, हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या अपर कास्ट, इससे पप्पू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। जहाँ दिल्ली में आज अपने घर किसी मेहमान को बिना पैसे के लिए ज्यादा दिन नहीं रखा जाता, वही पप्पू यादव 400 लोगों की मदद कर रहे हैं। हर परमात्मा ने कहा कि देखो जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, पहले तुम उसको पाप पुण्य और भगवान में मत फंसाओ। पहले उसकी ज़रूरत को निरी के उसकी इंसान उसकी रोटी, उसके कपड़े, उसके बीमारी, उसके दवाई की बात करो। उसको तुम भगवान और पाप पुण्य में मत फंसाओ। यह हर ईश्वर ने कहा है और यह दुनिया हमेशा पाप पुण्य भगवान किस्मत में फंसा के रखती है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि गांव के अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है और जो है वो गांव में काम करना नहीं चाहते। अभी आप सर्वे कराएंगे तो डिमांड है एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 30 डॉक्टर की, तो होते हैं 12, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 12 भी उस पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं बशर्ते उनकी नियत हो। एक तो नियत नहीं है डॉक्टर की, दूसरा आप यहाँ तक देखेंगे कि अगर बेडशीट बिछानी है तो हम लोग औचित्य निरीक्षण जो करते हैं तो मैडम पेशेंट गंदा कर देगा, तो आता किसके लिए। तो मेरे ख्याल हमारे देश में आप अदर कंट्री के साथ कंपेयर करें तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, दूसरा इंसानियत नहीं है। ऐसे में ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं है, हमारी भी है, क्योंकि करोड़ों खर्च करके मेडिकल की सीट पाने वाला डॉक्टर इलाज के लिए गांव नहीं जाना चाहता, जिसके कारण लोग गांव से शहर आने को मजबूर है। हमारी भी गवर्नमेंट क्यों नहीं ठीक कर पाई, उसका एक बहुत सारे, मैं मानूंगी कि बहुत सारे चीज़ों पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। जो अब गवर्नमेंट क्या किया आई वो भी नहीं करा पाई। आप मुझे बताओ, अगर एक प्राइवेट डॉक्टर 1 करोड़ की घूस देता है प्राइवेट हॉस्पिटल ये मेडिकल MBBS की सीट लेने के लिए, उसके बाद वो हॉस्टल का खर्च 8 से 10 लाख सालाना देता है, क्या वो पागल है जो जाके गांव में जाकर गरीब लोगों को देखेगा, जो 2 रुपये भी उसको फीस नहीं देखेगा। जो हमारा सिस्टम ही हमारे लिए खराब है, क्यों करेगा? कोई साधु होगा, सब मदर टेरेसा तो नहीं है। ऐसे सांसद पप्पू यादव की ये दरियादिली अपने आप में एक मिसाल है और वो आज से नहीं काफी समय से गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक सांसद अपनी जिम्मेदारी पर ये कदम उठा सकता है तो बाकी क्यों नहीं। रविवार को आजमगढ़ की रैली में मायावती ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर सीधा निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के भाजपा में जाने को लेकर भाजपा को रिजेक्टेड माल की पार्टी कहा। बसपा से निकाले गए 2 नेताओं को भाजपा में एंट्री मिल गई है। ये नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजमगढ़ की रैली में इन्हें रिजेक्टेड माल कहा है। साथ ही इन नेताओं को एंट्री देने वाली पार्टी यानी भाजपा को भी रिजेक्टेड माल लेने वाली पार्टी करार दिया। विरोधी पार्टियों में से खासकर यहाँ प्रदेश में बीजेपी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब ये पार्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है कि अब ये पार्टी बीएसपी के रिजेक्टेड माल को भी बिना कोई जांच पड़ताल के उन्हें बहुत आसानी से लेने के लिए तैयार हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त नेताओं को बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद से भाजपा में उन नेताओं को लपकने की होड़ सी लग गई थी। ऐसे नेताओं को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह माला पहनाते हैं। भाजपा में उनका स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे इन नेताओं ने कोई कारनामा किया हो। उनके
अपने गले में अपनी वफादारी का पट्टा भी अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह खुद पहनाते हैं, किसको जो बीएसपी का रिजेक्टेड माल है। मायावती ने सत्ता पाने के नशे में इन नेताओं को और भाजपा को आजमगढ़ रैली में खूब खरी खोटी सुनाई। मायावती ने कहा कि ऐसे नेताओं को समझने की जरूरत है कि समय आने पर पार्टी अच्छा नेता बनाना जानती है। नक्सली अपने हथियार डालकर देश के विकास में सहयोग दे, अच्छे नागरिक बने और सैनिक की तरह सीमा पर लड़े, ऐसा आह्वान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने नक्सलियों से किया। अहीर पत्र परिषद में बोल रहे थे। जंगलों में जिंदगी जीना छोड़ नक्सली अपने हथियार डालकर एक अच्छे नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे, ऐसा आह्वान केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पत्र परिषद में किया। आज देश में वोट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन गोली नहीं, देश जनता के वोट के अधिकार से चलता है, न कि गोली से। नक्सली हथियार डालकर एक सैनिक की तरह सीमा पर लड़े, न कि देश के लोगों से लड़े, ऐसा आह्वान अहीर ने नक्सलियों से किया। गौरतलब रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तिरंगा जनसंवाद यात्रा में देश की आजादी के लिए अपनी जान देकर देश को आजादी दिलाई, उस बारे में सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया और इसकी जानकारी अहीर ने पत्र परिषद में दी। सूचना के अनुसार देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था और इसी के चलते मैं महाराष्ट्र का जिला गढ़चिरोली जो नक्सल प्रभावित है, इस जिले में जाकर तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मैंने अपील की थी पूरे नक्सली संगठनों को कि देश आज़ाद देश है, ये आज़ादी बहुत देश के शूरवीर जवानों ने, युवाओं ने, क्रांतिवीरों ने बलिदान दिया। शहीद होने के बाद में आज़ादी मिली है। अब देश में अपने लोगों का राज है। आप जो गोलियां चलाकर यहाँ पर देश में अंतर्गत जो असुरक्षा की भावनाएं बढ़ा के रखी है, ये छोड़ दो। देश आज़ाद देश है, हमारे लोगों का यहाँ राज चलता है और देश के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया है। वोट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से हम मांगे पूरी कर सकते हैं। ये हथियार यहाँ न चलाएं, ये हथियार छोड़कर हम पाकिस्तान की सीमा पर जाएं, जहाँ पर हमारे देश के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इंडो तिब्बत फोर्स की संस्थाएं, सुरक्षा दल यहाँ काम करते हैं। इनके साथ में हम सीमा पर जाकर पाकिस्तान को मुकाबला करने के दिन आ गए हैं और इसलिए मैं उनके बीच में यह आह्वान किया था कि अपनी ताकत जंगलों में घूमकर ना खर्च करें, अपनी ताकत देश के दुश्मनों के खिलाफ में अपनी ताकत लगाएं और देश के विकास में आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा। ये भावना के साथ में मैंने से अपील की थी। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य यही था कि देश के आज़ादी में अनेकों ने बलिदान देने के बाद में देश सुरक्षित रहे, सीमाएं सुरक्षित रहे। तो मैं इंटरनल सुरक्षा के मामले में उनसे अपील की थी। महानगर पालिका के चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं और बीजेपी के नगर सेवक समेत विधायकों पर मनपा द्वारा वितरित किए गए खेल साहित्य को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। साथ ही साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विरोध पक्ष अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। इन तमाम मसलों पर कांग्रेस के युवा अभिजीत वंजारी से खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर स्वप्निल पराड ने। महानगर पालिका के खेल साहित्य को लेके फिर से जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था, फिर से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नगर सेवक है, साथ ही साथ कांग्रेस के जो पक्ष है, उन्होंने जो बीजेपी के नगर सेवक है उनकी इस्तीफे की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत वंजारी है, आइए उनसे जानेंगे। अभिजीत जी, ये बताइए कि क्या मामला था? बहुत पुराना मामला था, फिर से उठा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, नंदलाल समिति जब लगाई गई थी महानगर पालिका में, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, उस समय पर क्रीड़ा घोटाला को लेकर फिर जो हंगामा वहाँ पर हुआ था, उसी आशय को लेकर नंदलाल समिति गठित की गई थी और नंदलाल समिति ने वो फाइंडिंग दिया था कि इसमें तत्कालीन जो भी नगर सेवक थे जिनका नाम उस दिन वर्तमान पत्र में आया, आप जैसे चैनल में आया है, तो उन लोगों के नाम है, उस पर घोटाला हुआ है
और अभी जो मुख्य न्याय दंडाधिकारी है नागपुर के, उन्होंने भी उनके ऊपर आरोप निश्चित किए हैं। तो आरोप निश्चित किए गए, इसका मतलब ये है कि इसमें उन लोग दोषी पाए गए हैं। अभी उसके ऊपर सुनवाई होगी और आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, तथाकथित नेता, या हमारे पूर्व नागपुर के आमदार है कृष्णा खोपड़े, ये आए दिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, कीचड़ उछालते रहते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर अनेक सालों से ये ऐसे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जैसी अच्छी पार्टी दूसरी नहीं है। तो फिर मेरा ये कहना है कि आपके ऊपर इतने आरोप लगे, टीडीआर के आरोप लगे, तो आपको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपने उसका राजीनामा देना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। मगर अभिजीत जी कितना गंभीरता से लेते हैं इस घोटाले को, क्योंकि पहले जो महानगर पालिका की ओर से साहित्य वाटप होता था उसको लेके भी अभी वो बंद हो चुका है जब से भ्रष्टाचार का मामला सामने। नहीं, गंभीर आरोप है। 420, 467 आईपीसी में जो धारा है, 420 की धारा, ये कोई साधारण धारा है ही नहीं, ये गंभीर धारा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसलिए ये गंभीरता देखते हुए उन्होंने अपने पद से राजीनामा देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। उसमें कृष्णा खोपड़े के अलावा अपने विकास कुमारे जी जो मध्य नागपुर के आमदार है वो भी है, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नगर सेवक हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है और जो आने वाला चुनाव लड़ सकते हैं। तो इनको तो ये रोकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मगर कहीं ना कहीं विरोधी पक्ष भी ऐसा कह रहा है कि बीजेपी जो है, आप विरोधी पक्ष में है, अगर महानगर पालिका की भी बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि चुनावी मुद्दा है, उस वजह से कांग्रेस ये मुद्दे को भुनाना चाहती है। नहीं, कांग्रेस को मुद्दा भुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मामला न्याय प्रविष्ट है था और मुख्य न्याय दंडाधिकारी इन्होंने इस बात का फैसला दिया है या उन्होंने वो आरोप निश्चित किए हैं। तो इसमें कांग्रेस को भुनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए न्याय प्रक्रिया, अपनी उस प्रक्रिया के माध्यम से उनका जो कुछ होना है, सुनवाई होगी, उस पर आदेश फिर होगा, वो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर जो आरोप निश्चित हुए हैं उस कारण से इन लोगों ने राजीनामा देना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि इनके पास चुनावी मुद्दा नहीं है, लोगों की समस्या जो है वो बीजेपी ने सॉर्ट आउट कर दिया, इनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की जो मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में आए दिन महानगर पालिका में, चाहे वो महानगर पालिका की आम सभा हो, चाहे हम लोग अपना मोर्चा के माध्यम से लोगों को जो आज समस्याएं से जूझ रहे लोग, यहाँ की जनता जो त्रस्त है, वो उसको हम उजागर हर रोज कर रहे। OCW की जानकारी आप सबको है, हम सबको है। ऐसे अनेक घोटाले हैं, रास्ते का घोटाला हो, रास्ते की दुर्दशा हो, पानी का घोटाला हो, या उसके बाद में भांडेवाड़ी का प्रकल्प हो, डंपिंग यार्ड हो, ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जो महानगर पालिका में आज भी जनता यहाँ पर समस्याओं को लेकर जूझ रही है, उनको तकलीफ हो रही है। और जो वायदे पिछले 10 साल में महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किए, वो कभी भी पूरे किए नहीं है। तो ये मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई केवल ये एक मुद्दा मिल गया क्रीड़ा साहित्य घोटाले का और उस पर कांग्रेस अपना उस पर ये कर लेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे सभाएं होगी, हम लोग जैसे जैसे जनता के सामने जाएंगे तो इनकी सारी पोल खोलते जाएंगे और जो वायदे इन्होंने किए हैं वो सारी जनता के सामने हम लाएंगे। मगर वो अगर महानगर पालिका की बात की जाए तो अभी प्रभाग डिक्लेयर होने का, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि 4 नगर सेवकों का प्रभाग रहेगा। ये तो एक विधायक स्तर का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? नहीं, कांग्रेस अच्छी तरीके से देख रही। पहला तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने जानबूझ के वो पार्टी बेस्ड चुनाव कराने के लिए और सर्वसामान्य जो कार्यकर्ता है, आम आदमी है, उसको उस चुनाव से दूर रखने की उनकी ये साजिश है। इसलिए 60 से 70 हज़ार का एक प्रभाग, मतलब 4 वार्डों का एक प्रभाग करने का इन्होंने साजिश की है और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस आज मजबूत स्थिति में है, सारे नेता मिलकर हम लोग इसका मुकाबला करेंगे। और खासकर जनता ये जानती है कि सत्ता के बाहर रहने के बाद में जो वायदे इन लोगों ने किए थे वो सारे वादों पे इन लोग फेल हो गए, सारे फ्रंट पे इन लोग फेल हो गए। तो वो लोगों को समझ में आ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी और आने वाले समय में महानगर पालिका में कांग्रेस का परचम लहराएगा, कांग्रेस का महापौर बनेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मगर वो अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी डिसाइड हुई थी, उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में जो है मतभेद सामने आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सारे मतभेद हैं और एक अच्छी कार्यकारिणी विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में बनी है। और आने वाले समय में अगर किसी को लगता है कि इसमें नाम कम हुए हैं तो आने वाले समय में उसमें नाम की और बढ़ोतरी की जा सकती है, नाम बढ़ाए जा सकते हैं हर मतदार संघ से, हर विधानसभा क्षेत्र से। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत है। और एक अच्छी नई टीम बनाई है
और काफ़ी सालों से लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी नए कार्यकर्ता जोश में आए, उनको कहीं ना कहीं उसमें स्थान मिला है, तो पूरे जोश के साथ में सारे कार्यकर्ता इन सब चीज़ों के साथ में मैदान में उतरेंगे। मगर कुछ पक्ष के कार्यकर्ता कह लीजिए, उनका दबी आवाज़ में कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगा, पुराने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भूल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो उसकी शुरुआत नहीं हुई। अभी 7 तारीख को प्रिलिमिनरी आपका परिसीमन है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उस परिसीमन पर ऑब्जेक्शन जिसको लेना है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को लेना है, वो सब लेंगे। उसके बाद में मतदार यादी का भी प्रिलिमिनरी उसका वो जाहिर करेंगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में वो समझ में आएगा कि किस परिसीमन में किस पार्टी के पास में किस प्रकार के दमदार उम्मीदवार है। उसके बाद में वो चयन प्रक्रिया होगी। हर पार्टी की अपनी अपनी एक चयन प्रक्रिया होती है, हमारी भी एक चयन प्रक्रिया है। तो परिसीमन के बाद में ये चित्र स्पष्ट होगा। मगर जिस तरीके से महानगर पालिका को इस दफ़ा देखा जा रहा है कि सीएम है, केंद्रीय मंत्री है, तो काफ़ी महत्व प्राप्त हो गया ये महानगर पालिका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब हमारी सत्ता थी तो हम भी हार गए थे, तो आज उनकी सत्ता है तो वो भी हार सकते हैं और हारेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि सत्ता केंद्र में उनकी सत्ता है, राज्य में उनकी सत्ता है, महानगर पालिका में उनकी सत्ता है तो वही जीतने वाले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे कहा कि पिछले 10 साल में आप 2007 के चुनाव में, फिर 2012 के महानगर पालिका के चुनाव में, ये दोनों चुनाव के समय और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय यहाँ के स्थानिक नेता ने जनता से जो वादे पूरे किए हैं, क्या वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए, इसका जब लोग उसका एनालिसिस करेंगे तब दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। मगर ऐसा नहीं लगता कि अगर प्रभाग अगर हो गया है तो जिस तरीके से व्यापक पैमाने में पैसा है, प्रचार के लिए कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कहीं जो असली उम्मीदवार होगा कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएगा? नहीं, हो सकता है कि हमारे पार्टी के पास में पैसा नहीं है या हम लोग उतना ताकत से उस फ्रंट पे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पैसा ये एकमेव क्राइटेरिया अगर रहता तो सारे के सारे उद्योगपति ही हर शहर में राज करते थे। तो पैसा ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ में जो कार्यकर्ता दिल के साथ में जुड़ा है, पब्लिक के साथ में, लोगों के साथ में, जनता के पूरे सुख दुख के साथ में जो उम्मीदवार काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव संकेत जाएगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। एक बात और सामने आ रही है कि महानगर पालिका में जो जनसंपर्क विभाग था उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके लिए भी फिर आंदोलन जब करेंगे तो ये विषय उनके सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल कि महानगर पालिका का चुनाव अभी कुछ ही महीनों में है, आचार संहिता भी लग जाएगी, पक्ष की ओर से किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को और लोगों के समक्ष किस तरीके से जाएंगे आप? नहीं, हमारी तैयारी ये शुरू हो गई है। अभी कार्यकारिणी का जैसा गठन हुआ है, इसके बाद में हर वार्ड में, हर प्रभाग में, हर बूथ पर हम लोग एक युवकों की टीम बनाने जा रहे हैं और 10 यूथ 1 बूथ की जो संकल्पना है राहुल जी की, उसी संकल्पना को हम लोग साकार करने जा रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं को और जिनको खासकर महानगर पालिका के चुनाव में लड़ने का इंटरेस्ट है, जिनको लड़ना है, तो उनको भी वो आदेश दिए गए हैं और वो लोग भी अपनी तैयारी के साथ में बूथ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये माहौल बनेगा। हम लोग संगठन के माध्यम से यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं और अनेक प्रकार के प्रोग्राम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा होगा और उस प्रकार की रणनीति के साथ में हम लोग चुनाव को सामना करेंगे उसका। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत वंजारी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन मयूर के साथ स्वप्निल पराड, नागपुर। संसद में पारित जीएसटी विधेयक राज्य विधानमंडल में अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र में दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया गया। संसद में पारित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक को राज्य विधानमंडल ने एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन कर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया। हालांकि सत्तारूढ़ शिवसेना सहित विपक्ष दलों ने जीएसटी को लेकर कई आशंकाएं भी जताई। जवाब में सत्ता पक्ष ने आश्वस्त किया है कि इस बिल में महाराष्ट्र को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही बीएमसी समेत अन्य महानगर पालिकाओं की स्वायत्ता प्रभावित नहीं होगी। वही विपक्ष ने जीएसटी का सारा श्रेय यह यूपीए सरकार को दिया। सन्मान्य अर्थ राज्यमंत्र्यांनी अतिशय चांगली, स्पष्ट आणि शब्द जरी कमी असले तरी विस्तृत भूमिका मांडली आहे। जे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाले होते त्या प्रश्नांचं अतिशय समर्पक उत्तर हे त्यांनी दिलं आहे। पण तरी देखील मी एवढ्याकरता बोलायला उभं राहिलो
की शेवटी या सभागृहाच्या माध्यमातून राज्याच्या जनतेला देखील जे काही प्रश्न निर्माण होतात त्याची उत्तरंही मिळत असतात आणि म्हणून त्यात अधिक स्पष्टता यावी एवढाच माझ्या या इंटरव्हेन्शनचा उद्देश या ठिकाणी आहे. काही मुद्दे या ठिकाणी आले. विशेषतः एक मुद्दा असा मांडण्यात आला की मागच्या काळामध्ये मोदी साहेबांनी त्याला विरोध केला, आता सरकार आलं मग भूमिका बदलली. मुळामध्ये आजचं GSTचं जे बिल आहे हे बिल NDA आणि UPA या दोघांनी एकमेकाच्या काही गोष्टी मान्य केल्या आणि काही गोष्टी त्यागल्या, सोडून दिल्या, त्यामुळे हे बिल झालंय. ज्यावेळी मागच्या काळामध्ये बिल आलं होतं आणि सन्माननीय मोदी साहेबांनी त्याला विरोध केला होता, त्या विरोधाची कारणं काय होती आणि त्यात काय फरक पडला आहे हे देखील लक्षात घेतलं पाहिजे. पहिलं असं होतं की ओरिजिनल बिलामध्ये जे 2011 साली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आलं होतं त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटमध्ये कुठेही कंपेन्सेशनची व्यवस्था नव्हती आणि त्यावेळी मोदी साहेबांनी हे सांगितलं की तुम्ही कंपेन्सेशनची व्यवस्था राज्यांची ही जर कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आणली नाही तर राज्य या कंपेन्सेशन करता केंद्रावर अवलंबून राहते. त्यानंतर दुसरं त्याच्यामध्ये कंपेन्सेशनची जी व्यवस्था होती ती 3 वर्षाची होती. पहिल्या वर्षी 100%, दुसऱ्या वर्षी 75%. ती चर्चेत आली नंतर 5 वर्ष. पण ओरिजिनल जी कंपेन्सेशन सुचवलं होतं ते तर त्यात सन्माननीय मोदी साहेबांचं मत असं होतं की 5 वर्ष 100% दिला पाहिजे कंपेन्सेशन. तिसरं त्याच्यामध्ये जो विषय त्यांनी त्या काळामध्ये मागितला होता की GST काउन्सिलमध्ये जे बिल होतं त्या बिलात असं होतं की GST काउन्सिलमध्ये निर्णय हे कन्सेन्ससनी झाले पाहिजे, पण या कन्सेन्ससची डेफिनेशन नव्हती. आता त्या कन्सेन्ससची डेफिनेशन जी अतिशय चांगल्या शब्दात या ठिकाणी सांगितली. म्हणजे आता काय झालंय बघा की केंद्राला 3/4, राज्याला 3/4, 2/3, केंद्राला 1/3, पण निर्णय घ्यायला 3/4. याचा अर्थ असा आहे की केंद्राच्या मनात आहे ते केंद्र करू शकणार नाही, राज्याला विचारावंच लागेल. फक्त राज्याच्या मनात आहे आणि केंद्राला नको आहे तेही करता येणार नाही, तेही विचारावं लागेल. पण त्याच वेळी राज्यांमध्ये मेजर कन्सेन्सस असेल आणि केंद्रही त्याला पाठिंबा देत असेल तर एखादं राज्य अडवणूक करू शकणार नाही. अशा प्रकारची कन्सेन्ससची व्यवस्था जी लोकशाहीला अभिप्रेत आहे त्याची डेफिनेशन आता याच्यामध्ये आली. अंगदान अभियान के बारे में जन जागृति करने के लिए संपूर्ण जिले में 30 अक्टूबर से 1 सितंबर तक विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत चंद्रपुर शहर में अंगदान जन जागृति महारैली की शुरुआत की गई। अंगदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। अंगदान करने से कई जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है। इसीलिए अंगदान के महत्व को समझने और जन जागृति करने के उद्देश्य से संपूर्ण जिले में 30 अक्टूबर से 1 सितंबर तक विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। चंद्रपुर शहर में रैली से इसकी शुरुआत की गई। ये रैली रामनगर जटपुरा गेट से होते हुए गांधी चौक पहुंची और अंगदान करने वाले इच्छुक लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी गई। भारताचे आदरणीय पंतप्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी यावर्षी हा महाअवयवदान याचा संकल्प सर्व राज्यांनी राबवण्याचं ठरवलेलं आहे। त्याला प्रतिसाद देत आपले आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करून महाअवयवदान रॅली महाअवयवदान संदर्भात विविध प्रकारच्या स्पर्धा घेणे, रांगोळी स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, पथनाट्य सादर करणे व सगळ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना बक्षीस देणे असा कार्यक्रम घेण्याचे ठरवले आहे। त्याप्रमाणे आपण हा कार्यक्रम आपल्या इथे चंद्रपूरला राबवत आहोत। आपल्या तारखेला हे महाअवयवदान रॅली आहे। पथनाट्य विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले आहेत। उद्या 31 तारखेला आपण महाअवयवदानावरती निबंध स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा
आणि चित्रकला स्पर्धा घेणार आहोत आणि शेवटच्या दिवशी 1 तारखेला माननीय पालकमंत्री महोदय सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी यांच्या हस्ते समारोपाचा कार्यक्रम आहे. इथून काय संदेश जाणार आहे? इथून जनतेमध्ये हा एकच संदेश जाणार आहे की महाअवयवदान प्रत्येकानं आपले अवयवदान चा फॉर्म भरून द्यायचा आहे. प्रत्येकाचे अवयव आपण हे दुसऱ्या माणसांच्या निडी माणसाच्या उपयोगाचे येणार आहेत. ते सगळ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी याचा हा उद्देश आहे. यातायात की गंभीर समस्या और शहर में बढ़ रहे अपराध दूर करने के लिए मीडिया साथ दे तो काफ़ी सहायता मिलेगी, ऐसा शहर के नए पुलिस आयुक्त के वेंकटेश ने जिमखाना में आयोजित पत्र परिषद में कहा. पुलिस जिमखाना में आयोजित पत्रकार परिषद में शहर के नए पुलिस आयुक्त के वेंकटेश ने पत्रकारों से शहर की पूरी व्यवस्था पर बातचीत की. पत्रकार परिषद में धोखाधड़ी, क्रिकेट सट्टा, चोरी जैसे कई मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने बताया कि शहर के नए क्षेत्रों पर खास नजर रहेगी और छोटी बड़ी चोरियों की घटनाओं को अक्सर दाखिल करने में टाल मटोल की जाती है. इस बार ऐसा नहीं होगा और नागपुर की सबसे बड़ी समस्या यातायात की है. इस पर भी उन्होंने गौर किया और उसे सुलझाने में मेरी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसा नए पुलिस आयुक्त ने कहा. और इसके लिए नागपुर शहर में 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने वाले हैं. इसका प्रस्ताव सरकार को भेजे जाने की बात कही. इस दौरान इस पत्र परिषद में सह पुलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुहास बरके, अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा, पुलिस मुख्यालय के आयुक्त इशू सिंधू आदि उपस्थित थे. आपण बरेच गोष्टी बोललं, त्यामुळे आमच्या काम जे पुढे काय काय करायचं प्रत्येक गोष्टी आपण जे सांगितलं प्रत्येक गोष्टीवर आम्ही लक्ष देणार आणि मी फोकस एरिया म्हणून ठेवणार आणि त्यांच्यावर कारवाई करणार आणि वी विल विश दॅट आवर ॲक्शन शुड स्पीक अँड वाईल वी आर ट्रॅव्हलिंग फॉर टेकिंग ॲक्शन ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू हॅव टोल्ड. सर्वांमध्ये जे ॲक्शन आम्ही घेताना आपण आमच्यासोबत राहावा, आपण सांगत राहावं साहेब हे झालं किंवा हे आपण आयडिया चांगला आहे पण जाताना ते कुठेतरी चुकतं आहे ते आपण करेक्शन करून ते सर्व मिळून फर्स्ट फोकस अँड या ट्रॅफिक का जे बोल रहा है ट्रॅफिकवर आपण लक्ष देऊ. विशेष करून जसं मी अगोदर म्हटलं क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर एक मेन प्रियॉरिटी है पुलिस का. उसके अलावा अपने पास जो ट्रैफिक का इतना बोल रहे ट्रैफिक का डेफिनेटली वी विल पे अटेंशन एंड मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे अपन जो बोला है उसके ऊपर से हम अभ्यास करेंगे. एक एक इश्यू का कैसा अटेंड कर सकते हैं उसके ऊपर से और कैसा हमारा अधिकारी और कर्मचारी का सहयोग से और आपका सहयोग से अपन कार्रवाई कर सकते हैं वो अपन देखेंगे और करेंगे भी है डेफिनेटली. भारतामध्ये पहिल्यांदा 30% महिला पोलीस आपल्याकडे सुरू आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याप्रमाणे आता प्रत्येक रिक्रुटमेंटमध्ये बरेच महिला कर्मचारी आपल्याकडे येत आहेत. आता मागच्या 5-6 वर्षापासून आम्ही लहानशा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये चालू केलं होता. 2 किंवा 3 आम्हाला करावा लागतो प्रत्येक वेळी. एवढं महिला कर्मचारी आपला फोर्समध्ये येत आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये राज्यामध्ये असलेले सर्व प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये महिला कर्मचारी असतात. आता तो आपण वेगळं महिला पोलीस स्टेशन केलं. ऐका ना काही महिला मंडळाच्या दक्षता कमिटीच्या वगैरे त्यांचं सजेशन होतं की असं नको. समजा आपण बर्डीमध्ये महिला पोलीस स्टेशन केलं ते लांब कामठीमध्ये असलेल्या महिलाला ते तिथे गेलं म्हणजे महिला पोलीस स्टेशन इथे आहे तिथे जावा म्हणून ते गेलं पण त्यांना अडचण होतं तर म्हणून नको म्हटलं. त्यासाठीच प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आपण महिलाला पाठवते आहे. आता प्रत्येक पोलीस स्टेशन बघितलं महिला आहे त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण आहे त्यांच्यासाठी आणि अधिकारीसाठी. ये पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्टेट में चल रहा है. बिहार में महिला पुलिस बहुत कम है, आप देख लीजिए फिगर. बुल्ढाना नगर परिषद सार्वत्रिक चुनाव 2016 के तहत भारत चुनाव आयोग मतदान पंजीकरण जानकारी के लिए जनजागृति करते हुए जिले के मॉडल डिग्री कॉलेज में एनएसएस की ओर से जनजागृति रैली निकाली गई. भारत चुनाव आयोग सूचना के अनुसार मतदान सूची जल्द ही बनने वाली है. ऐसे में जिन युवाओं के 18 वर्ष पूर्ण हुए हैं उन्हें इस सूची में शामिल करने के लिए पंजीयन किया जाए, ऐसी जनजागृति की जा रही है. जिसके तहत मॉडल डिग्री कॉलेज में एनएसएस की ओर से छात्रों द्वारा जनजागृति रैली निकाली गई. मतदान का महत्व समझाते हुए अपने अधिकारों के तहत पंजीयन करने की बात कही. आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. तद्वतच एका मताचा अधिकार काय आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेने आपल्याला मतदानाचा हक्क दिला तर 31 ऑगस्ट पर्यंत मतदार नोंदणी
शेजारी आपल्या घरातलं सर्वांचं मतदार यादीमध्ये नाव येईल या दृष्टीनं त्या ठिकाणी नोंदवावं असं आवाहन करतो आणि थांबतो. नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहे. या निवडणुकांमध्ये आपल्याला मतदानाचा अधिकार आहे. आपल्याला आपला मतदानाचा अधिकार निर्भयपणे बजावता यावा यासाठी सन्माननीय भारत निवडणूक आयोगाने सदर कार्यक्रम घोषित केलेला आहे. 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत ज्यांनी आपल्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण केलेली आहे त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी करून घेण्याचा हा कार्यक्रम आहे. यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी अभियान जे आहे ते सुरू आहे. जसं तहसील कार्यालय आहे, नगर परिषदचे BLO जे आपण प्रत्येक वार्डासाठी अपॉइंट केलेले आहे त्यांच्याकडे देखील आपण नोंदणी करू शकता. त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रांची माहिती वेगवेगळ्या प्रॉम्प्लेटद्वारे माहिती पुस्तिकेद्वारे आम्ही प्रसिद्ध केलेली आहे. तरी सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझी एवढीच विनंती आहे की आपल्यापैकी जे 18 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत त्यांना येत्या नगर परिषदच्या निवडणुकांमध्ये निर्भयपणे मतदान करायचं आहे. तसंच आपल्या कुटुंबातील कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी देखील आपणाला घरी जाऊन आई, बाबा, भाऊ, बहीण जे नातेवाईक असतील त्यांच्याशी देखील आपल्याला चर्चा करायची आहे की सर्वांचं नाव मतदार यादीमध्ये आलेलं आहे आणि सर्व मतदार म्हणून बुलढाणा नगर परिषदच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करणार आहे. जनजागृती जी आपण करतोय वर्षानुवर्षापासून हे सुरू आहे आणि आपण प्रयत्न करतोय की आपले जे युवक आहे जे नुकतेच 18 वर्ष किंवा 31 ऑगस्टला ज्याचे 18 वर्ष पूर्ण होत आहे त्या सर्वांचं वोट आवश्यक आहे. कारण तुम्हाला माहित आहे की जे आपले आता भारताची विकासाची आपल्याला घडण करायचं आहे की आपला बुलढाण्यामध्ये आपला जो विकास साधायचा आहे त्यासाठी तो आपल्याला एक चांगला लीडर, चांगला युवक हा आपल्या राजकीय क्षेत्रात आला पाहिजे. आणि त्यासाठी तुमचं प्रत्येकाचं वोट किती व्हॅल्युएबल आहे हे लक्षात यासाठी येईल की बरेच इलेक्शन तुम्ही बघत असाल की बिलकुल छोट्या मार्जिननं काही कमी वोटानं ते हारणं जीत वगैरे हे दोन्ही ठरवले जाते. त्यामुळे प्रत्येकाचं वोट किती व्हॅल्युएबल आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. यासाठी मागच्या वेळी मी जी सगळ्यांची मिटिंग घेतली त्यामुळे आवर्जून सांगितलं की एक तर प्रत्येक BLO हा प्रत्येकाच्या घरी गेला पाहिजे आणि तिथं बघितलं पाहिजे कुठल्याही ज्याचे 18 वर्ष पूर्ण होत आहे किंवा त्याच्यापेक्षा वर जास्त वयाचे आहे त्यांचं कुठल्यांचंही वोट राहिलं नाही पाहिजे. सोबतच ज्यांना सांगितलं जे शाळा आहे आपले किंवा कॉलेजेस आहेत त्यांना प्रत्येक प्रिन्सिपल किंवा टीचरला सांगितलं की त्यांच्या क्लासमध्ये त्यांना एक नोट सर्क्युलेट करायची आणि दुसऱ्या दिवशी किंवा तिसऱ्या दिवशी त्यांना विचारून यायचं की घरी तुम्ही विचारून आले का आणि घरी विचारल्यानंतर कोणाचं वोट राहिलं का हे इन्फॉर्मेशन सुद्धा घेऊन यायची. जेणेकरून कोणी राहिलं असेल तर आमचा BLO तिथे जाईल किंवा फॉर्म भरून त्यांचं वोट सुद्धा करून घेण्यात येईल. दुसरं सांगितलं आपली NGO आहे, NGO त्यांना विनंती केली की त्यांनी सुद्धा अशा प्रकारची जी आहे योजना राबवावी आणि लोकांना जनजागृती घडवून आणायची. सोबत आता तुम्ही NSSचे समोर विद्यार्थी आहे तर माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थी इथे जे उभे आहे त्यांनी आपल्या आजूबाजूचे 5 लोक असे शोधायचे ज्यांचे वोट नाही आणि त्यांना फॉर्म भरण्याचं काम आणि शासनाला इन्फॉर्म करण्याचं काम तुम्ही या ऑफिसमध्ये किंवा तहसील ऑफिसमध्ये सांगण्याचं काम की यांचं राहिलंय ते. अखिल भारतीय मातंग संघ के अध्यक्ष बाबा साहब गोपले इन्हें लघु शस्त्र सेना की ओर से श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान लघु शस्त्र सेना के उपाध्यक्ष दीपक गायकवाड़, कांताबाई वाघमारे के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे. बाबा साहब गोपले इनका निधन 21 अगस्त 2016 को बीमारी के कारण हुआ. उन्होंने अपने जीवन में मातंग समाज के हित के लिए कार्य किए. उन्होंने मातंग समाज के लिए संस्थाएं स्थापित की और अपने जीवन के आखिरी सांस तक वो समाज कार्य करते रहे. ऐसे बड़े समाज कार्यकर्ता बाबा साहब गोपले इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लघु शस्त्र सेना के कई कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इस दौरान उनके विचारों को जीवन में उतारने की बात कार्यकर्ताओं ने की. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, माता रमाई, माता जिजाई, माता सावित्रीबाई, माता वालुआई या सर्व महापुरुषाला प्रथम मी मानाचा मुद्रा करतो. मित्रांनो, आज आपण इथं आदरणीय बाबासाहेब गोपले यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी जमलेलो आहोत. खरं म्हटलं तर आपला हा झोपी गेलेला मातंग समाज जागा करण्यासाठी या महापुरुषांनी आदरणीय गोपले साहेबांनी आटोकाट प्रयत्न केलेले आहे. खरं म्हटलं तर आपली सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टी आपण या समाजात असताना देखील आपण लांब होतो, परंतु या मानवाने आपल्याला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक बाजूपासून जवळ करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून मी सगळ्या समाजाच्या वतीनं बाबासाहेब गोपले यांना एक अशी विनंती करतो
की आज आपल्याला खरंच बाबासाहेब गोखले यांच्या विचारावर चालायचं आहे आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याची गरज आहे. जोपर्यंत या बाबासाहेब गोखले साहेबांनी आपल्याला एक समतेचा, शांतीचा एक मार्ग अवलंबलेला आहे. आणि एवढंच नाही तर मित्रांनो, जो खरं कष्ट त्यांनी कष्ट त्यांनी भोगलेलं आहे, ते दुःख मला तरी वाटतं आत्तापर्यंत कोणत्या नेत्यांनी, कोणत्या कार्यकर्त्यांनी भोगलेलं नसेल. मी एवढं म्हणतो की साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्यानंतर जे खरं समाजाला दुःख झाले असेल तर ते बाबासाहेब गोखलेच्या निधनानंतर सगळ्या समाजाला दुःख झालेले. तर माझी एवढी विनंती आहे की या सर्व समाजांनी बाबासाहेब गोखले यांचा आदर्श घ्यावा आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालावे. हीच खरं बाबासाहेबाला श्रद्धांजली होईल असं मी एवढं बोलतो. माझे 2 शब्द. मातंग संघाचे राष्ट्रीय नेते व मातंग समाजाला जागृत करणारे महान नेते डॉक्टर बाबासाहेब गोखले यांचे दिनांक 21/8/2016 रोजी मुंबई येथील बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे समाजामध्ये समाजाचे जे न भरून येणारे नुकसान झालेले आहे. मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब गोखले यांनी 8% आरक्षणासाठी फार मोठा संघर्ष उभा केलेला आहे. आपण त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून जर या आरक्षण मिळवण्यासाठी धडपड केली व संघर्ष केला तर तीच खरी आदरांजली, श्रद्धांजली डॉक्टर बाबासाहेब गोखले यांना मिळेल. शिव संग्राम रायगढ़ जिले की संगठन की ओर से मुफ्त करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। 10वीं और 12वीं के बाद यूपीएससी, एमपीएससी और शासकीय नौकरी में भर्ती के उद्देश्य से मार्गदर्शित किया गया। शिव संग्राम रायगढ़ जिला संगठन द्वारा आयोजित इस मार्गदर्शन शिविर का उद्घाटन विधायक भरत सेठ गोगावले ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव संग्राम के प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे ने की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद अपने करियर के चुनाव में आने वाली पीढ़ी सही गलत का अंतर समझे, साथ ही सही मार्गदर्शन प्राप्त कर यूपीएससी, एमपीएससी और शासकीय नौकरी में अपना स्थान बनाए, इस उद्देश्य से करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं मार्गदर्शक के तौर पर महाराष्ट्र राज्य प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण केंद्र मुंबई के संजय मोरे ने छात्रों को मार्गदर्शित किया। इस दौरान छात्रों के साथ ही अभिभावकगण भी बड़ी तादाद में मौजूद हुए। परंतु ते स्वातंत्र्य मिळवून घेत असताना आता खऱ्या अर्थाने प्रत्येक व्यक्तीचा विकास हा एक गरजेचा भाग आहे। मग या देशामध्ये असा जर का विकास, शैक्षणिक विकास होत असेल, परंतु तो शैक्षणिक विकास, या शैक्षणिक विकासामध्ये अनेक बाधा आहेत। आमच्या विद्यार्थ्यांनी कोणती बाजू पकडायची आहे, त्यांनी त्याची आवडती कला काय, त्यांची मानसिकता काय, या सगळ्या गोष्टींचं आणि ज्यांनी अभ्यास केलेले आहे असे मानव या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतात। मी जास्त वेळ घेणार नाही, अगोदर तर या गोष्टीचा उशीर झालेला आहे, परंतु जे काही या ठिकाणी विद्यार्थी आलेले आहेत त्यांनी तरी या गोष्टीचा पुरेपूर फायदा उठवावा। आपण उठवत असताना आपल्या मित्रमंडळींना पण या गोष्टी, कारण आपण आला त्याचा लाभ आपण घेतात, परंतु जे नाही आले या बाबतीमध्ये वंचित राहिलेले आहे, मग त्यांना जर वाटलं पाहिजे की मी आता मला त्या गोष्टी करता, म्हणून या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना आपण या ठिकाणी विनंती करू शकतो की आज तुझं भविष्य तुमचं आहे, कारण हे जे शिबिर आयोजित केलेलं आहे ते आमच्यासाठी या ठिकाणी। क्रांति थिएटर सातारा की ओर से साहित्य सम्राट लोक शायर अन्ना भाऊ साठे जन्म शताब्दी और मॉस्को के रशिया शहर में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं सांस्कृतिक सम्मेलन के पूर्व नियोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राजेश ढाबरे के साथ कई मान्यवर मौजूद थे। 1 और 2 अगस्त 2020 को मॉस्को के रशिया शहर में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। इस सम्मेलन का नियोजन करने के उद्देश्य से लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनकी 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में बाल गंधर्व रंगमंदिर पुणे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अन्ना भाऊ साठे इनके विचारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन की जानकारी लोगों को दी गई। इस कार्यक्रम में राजेश ढाबरे के साथ कई गणमान्य भी मौजूद थे। रशियामध्ये अण्णा भाऊंचं साहित्य अत्यंत लोकप्रिय होतं। एक काळ असा होता की ज्या काळामध्ये रशियामध्ये भारतातल्या 2 व्यक्ती अत्यंत विख्यात होत्या, एक म्हणजे राज कपूर आणि दुसरे म्हणजे अण्णाभाऊ साठे। तेव्हा रशियामध्ये
लोकांनी ज्यांच्यावर इतकं प्रेम केलेलं आहे त्या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठेंचं एक स्मारक तरी करण्यात येईल किंवा एखाद्या विद्यापीठात तिथं एक अध्यासन करण्यात येईल असं महाराष्ट्र शासनानं मान्य केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याचा पाठपुरावा जर समाजातून झाला तर शासनाचंही सहकार्य मिळू शकेल. कोणाला ते घ्यावं वाटेल, कोणाला घ्यावं वाटणार नाही, परंतु ते मिळो अगर न मिळो शासनाने जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. तो ठराव, तो प्रस्ताव तयार करण्यामध्ये माझा थोडासा खारीचा वाटा होता. तो अण्णाभाऊंच्या विषयी असलेली कृतज्ञता म्हणून होता की या महामानवानं आमच्या मराठी साहित्याच्या कक्षा जगाच्या पाठीवर एवढ्या दूर दूरच्या देशांमधून, दूर दूरच्या भाषांमधून आमचा मराठी संस्कृतीचा झेंडा, मराठी साहित्याचा झेंडा फडकवलेला आहे. त्याच्या आठवणी तिथं असाव्यात म्हणून हे कशाकरता आम्ही आपल्याला सांगतो. शेक्सपियर हा इंग्लंडचा अतिशय लाडका कवी, नाटककार. त्याचं घर इंग्लंडच्या लोकांनी आज जसंच्या तसं जपून ठेवलेलं आहे. तिथं जी शेकोटी असायची ती देखील आता थोडी इलेक्ट्रिकल पद्धतीची, परंतु ती देखील ठेवलेली आहे. यशोधरा महिला मंडल और शाक्य बुद्ध विहार नांदेड़ में वर्षावास के दिनों में बुद्ध और उनका धम्म, इस धम्म ग्रंथ का रोजाना पठन किया जाता है और 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर धम्म का प्रचार प्रसार किया जाता है. वर्षावास के दौरान हर विहारों में धम्म से जुड़े कार्यों को किया जाता है. नांदेड़ शहर अयोध्या महिला मंडल और शाक्य बुद्ध विहार की ओर से वर्षावास के दिनों में रोजाना धम्म से जुड़े कार्यों को लिया जाता है. बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के पठन के साथ ही 22 प्रतिज्ञाओं का पठन कर उसका पालन करने की कोशिश की जा रही है. मैं नांदेड़ से निकिता प्रधान बात कर रही हूँ और हमारे यहाँ यशोधरा महिला मंडल हर रोजाना बुद्ध और धम्म का ग्रंथ पढ़ते हैं हम. और जो हमें बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी उस रास्ते पर हम चलते हैं और हम उसी 22 प्रतिज्ञा का पालन करते हैं. और हमारे यहाँ रोजाना महिला आकर बौद्ध धम्म का पाठांतर करती है. साथ ही धम्म से जुड़े उपक्रम चलाकर महिला मंडल आने वाली पीढ़ी को धम्म संस्कार देने में सक्रिय है. इस वर्षावास का बौद्ध धम्म में बहुत महत्व है. इस वर्षावास बनते गण बारिश के वजह से ये आ नहीं सकते, इसलिए ये वर्षावास रखते हैं. तो इस वर्षावास को हम रोज सुबह 7 बजे त्रिशरण पंचशील के साथ शुरुआत करते हैं और 1 से 2 बजे हम बुद्ध धम्म और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन करते हैं. आज की जय भीम मीडिया में फिलहाल इतना ही. फिर होगी मुलाकात. जय भीम.